इसके सिलसिले को जरूर जोड़ूंगा और ये सिलसिला शुरू करूंगा। पहले जनता से शुरू करूं या उधर से शुरू करूं? आपसे शुरू करूं, मैं आता हूं। लेकिन आज बातचीत जो है, जिसका मजमून है, जो बातचीत शुरू करनी है, वो ये है कि हिंदुत्व से राष्ट्रवाद, ये बातचीत का सिलसिला है। सवाल लोगों ने कहा, खड़ा किया, बातचीत करी। लोगों ने कहा कि बीजेपी तो राष्ट्रवाद कहती है, बीजेपी राष्ट्रवाद कहती है और प्रियंका जी देशभक्ति कहती है। तो ये क्या कोई फर्क है चीज? राष्ट्रवाद और देशभक्ति कोई क्या अलग चीज है? ये मैं जाना है, मैं पूछूंगा, इन्हीं से पूछूंगा। आपके पास भी आऊंगा, इनके पास भी आऊंगा। और जो शर्मा रहे हैं हाथ उठाने में, वो एक बार पहले हाथ उठा ले, मैं देख लूं। वाह, क्या बात है। तो मैं सबसे पहले जानना चाहता हूं, रिजवान साहब, मैं जानना चाहता हूं, प्रियंका जी देशभक्ति कहती हैं, बीजेपी कहती है राष्ट्रवाद, क्या ये दोनों अलग चीज है या एक ही चीज है? बाद में पूछूंगा चुनाव कैसे पलट सकता है, या पलटता है या नहीं पलटता, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं। देखिए, जय हिंद, होली की सबको शुभकामनाएं। प्रियंका जी की क्या देशभक्ति है, ये तो मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। अभी अभी वो राजनीति के खुल के उतरी हैं। पुलवामा में के पश्चात जब इस देश में एक तनाव की स्थिति थी, जंग की स्थिति थी, तो ये वो पार्टी को बिलोंग करती हैं जो 24 घंटे भी उस घटना को हजम नहीं कर पाए। ऐसे ऐसे इन्होंने बयान दिए हैं, ऐसे ऐसे राहुल गांधी जी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुए हैं, प्रियंका जी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुए हैं कि पूरे देश को, पूरी दुनिया को इन्होंने ये बता दिया कि पाकिस्तान जैसे दुश्मन के साथ हमारा देश एक मत नहीं है। और दुनिया ने ये माना कि हमारे देश के साथ आतंकवाद हो रहा है, लेकिन प्रियंका गांधी और कांग्रेस ने पूरी दुनिया को ये बताया कि ये काम नरेंद्र मोदी 2019 के चुनाव के लिए कर रहे हैं। अब हाल की अगर मैं बात देखूं तो मुझे प्रियंका गांधी के, रिजवान साहब, बहुत छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा जवाब कि प्रियंका जी की देशभक्ति का जो बात है, और देशभक्ति से मतलब प्रियंका जी की नहीं, जिसको वो देशभक्ति कर रही, बीजेपी राष्ट्रवाद के, तो दोनों अलग मुख्तलिफ चीजें या एक हैं? प्रियंका जी की मैं क्या, फिर आप में बात बढ़ानी पड़ेगी। जो परिवार संगम नहाने नहीं गया, आज वो प्रयाग से काशी तक नौका विहार कर रहा है गंगा के नाम पर। शर्म आनी चाहिए ऐसी देशभक्ति को, शर्म आनी चाहिए। बहरहाल मैं आ रहा हूं, ऑफ कोर्स आई एम कमिंग। जी उमाशंकर जी। प्रतीक जी, क्या हमारे मित्र इसी तरीके से बैठ के झूठ बोलते रहेंगे? इनको मुझे लगता है कि ऑडियंस को भी पता होगा और आपको भी पता होगा, जब पुलवामा का अटैक हुआ था उस समय तक प्रियंका गांधी जी ना तो ट्विटर पर थी और ना फेसबुक पर थी। जिस दिन उनका पार्टी में ऐलान हुआ और वो 4 दिन लखनऊ रह के गई, उसके बाद उनका ट्विटर हैंडल उन्होंने बनाया। इनसे कहिए कि झूठ बोलने के लिए माफी मांगे, इनसे कहिए झूठ बोलने के लिए ये माफी मांगे। जो प्रियंका गांधी राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का चयन करने अपने भाई के घर जा सकती हैं, वो पुलवामा पे शहीदों के नाम एक संदेश बदलिए नहीं, पहले ट्विटर पर झूठ बोलने के लिए माफी मांगिए। देश के नाम झूठ बोलने के लिए विरोध, नहीं, आतंकवाद के विरोध दिया उन्होंने। ये आदत है, आप झूठ बोलते हैं और माफी नहीं मांगते। ट्विटर हैंडल प्रियंका जी का नहीं था माय डियर फ्रेंड, माफी मांगिए आप देश के सामने। इस तरीके से झूठ नहीं चलेगा, आप झूठ बोलते हो। देखिए बीजेपी का प्रतीक जी सिद्धांत क्या है? झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो, देश सच मान लेगा। बीजेपी मैं बीजेपी मैंने कब ज्वाइन करी माने वाला। अब आप झूठ बोल रहे हैं। अरे वो कई छत में रूप है भैया, मैंने कब बीजेपी ज्वाइन करी? कई रूप, मैं कौन सा जनसंघ का कई रूप है। अब आप झूठ बोल रहे हैं। देखिए कई रूप है इनके। जो भी इंसान जो लोग आजादी की लड़ाई में भाजपा का सदस्य बोलने लगते हैं, आप प्रलाप कर लीजिए, बोलने लगते हैं। आप अपनी असफलता का प्रलाप कर लीजिए। बीजेपी ज्वाइन करी, नहीं अपनी असफलता का प्रलाप कर ले। मैं क्या जानूं? आप प्रलाप कर ले, आप बिल्कुल असफलता का प्रलाप करें, आपको अधिकार है, झूठ बोल रहे हैं। लोकतंत्र अधिकार देता है आपको, मुझसे आप बिल्कुल प्रलाप करें। भाजपा ज्वाइन करी है, आप प्रलाप कर लीजिए, जन आपको लोकतंत्र अधिकार देता है। अब असफलताओं का प्रलाप करें, जब प्रलाप खत्म होगा हम आपको जवाब देंगे। मैं राष्ट्रवाद की बात करता हूं। कौन से राष्ट्रवाद की आप बात करते हैं? जो लोग आजादी की लड़ाई में एक नाखून तक नहीं कटाए, आप उनके साथ खड़े हैं। उनको सर्टिफिकेट बांटने के लिए, दुकान खोलने के लिए आपने लाइसेंस दे दिया।
मोहिंजोदारो के किस्से सुनाना बंद करिए, 2019 में आइए। हम अपना इतिहास भूल जाएंगे, उमाशंकर जी, हम इतिहास भूल जाएं, ये कह रहे हैं आप जनता को इतिहास पढ़ना भूल जाए जनता। आप तो चाहते हो कि जनता इतिहास ना पढ़े। ये वो इतिहास है, अंग्रेजों से लड़ाई कौन लड़ा, प्रधानमंत्री आप देश का बंटवारा आप ये चाहते हो ये वो लड़ाई इतिहास ना पढ़े, आप चाहते हो लोग जनता इतिहास पढ़े। आप उस इतिहास की बात कर रहे हैं कि देश का बंटवारा कर दिया प्रधानमंत्री बनने के लिए, उस इतिहास की बात कर रहे हैं आप। हम उस इतिहास की बात कर रहे हैं जिसमें कांग्रेस के लोग हंसते हंसते जेल में भी गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 1920 से लेकर 1940 तक तो फिर 10 साल जेल में रहे, 10 साल जेल में रहे। आप अपना बता दो, एक नाम बता दीजिए। आप गलत हिस्ट्री बताइए अपने नस्लों को। प्रतीक जी, मैं चुनौती दे रहा हूं, भारतीय मैं जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग अपने एक शहीद का नाम बता दें, एक व्यक्ति का नाम बता दें जो जेल में रहे हैं। मैं बता सकता हूं इनका इतिहास। कर रहे हैं आप रिजवान अहमद से भाजपा और आरएसएस की बात कर क्यों रहे हैं? मुझे ये बात ही समझ में नहीं आती है। यू डू नॉट रिप्लाई। आप जवाब मत दीजिए, मोहसिन साहब भी जवाब देंगे, यहां से बीजेपी की तरफ से भेजा गया। ऑफ कोर्स ही विल रिप्लाई। मोहसिन साहब, आपको ये काम सौंपा गया, नाउ यू रिप्लाई कि उन्होंने जो बात सवाल जो पूछे, बात हो रही राष्ट्रवाद और हिंदुत्व से, क्या रास्ता निकलता है? ये वही रास्ता है, चुनाव पलट जाते हैं राष्ट्रवाद से। क्या लग रहा है कि यह मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार आपने जैसे प्रियंका जी के लिए कहा कि आज कम से कम उस परिवार को देशभक्ति तो याद आई जो सो कॉल्ड सेकुलर बनकर घूम रहे थे देश में। उन्हें समझ में आया कि राष्ट्रवाद ही देशभक्ति है। राष्ट्र के प्रति जो समर्पित लोग होते हैं उन्हीं में देशभक्ति होती है। जी माफी चाहूंगा, कह रहे हैं कि सारा बलिदान आप ही ने दिया और किसी ने नहीं। मैंने कहा ना कि बलिदानियों का जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है कोई नहीं करता है। अगर इन्होंने किया होता तो आज ये हाशिए पर थोड़ी पड़े होते। ये हाशिए पर पड़े हैं इसी वजह से। मोहसिन साहब, ये मत कहिए, ये तो जनता है, तय वही करेगी हाशिया। तो मैं तो जनता के बीच में हूं और हाशिया कहां खत्म होता है? प्रतीक, हम जनता के बीच में जा चुके हैं, हमें कोई चिंता नहीं है। फैसला जनता को करना है, जिनको परेशानी है वो घूम रहे हैं। मैंने तो कहा कि आप देखिए, गंगा हमेशा पाप धोने के लिए होती है, पाप ढोने के लिए नहीं होती है। ये तो उन्हें तय करना है, ये तो उन्हें तय करना है। ऑफ कोर्स, हाँ, मैं आ रहा हूं, बिल्कुल जय। मैं ये अगर ना होता तो मैं कैसे समझता कि भैया जी कहीं न हो रहा है। बिल्कुल, अब मुझे अंदाजा था कि वहां बैठे होंगे ना कहीं आप जरूर बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिरंगी महल साहब, सवाल यह था कि आखिर चुनाव के बीच में राष्ट्रवाद और देशभक्ति। प्रियंका जी ने कहा कि यह देशभक्ति है, वो कहते हैं राष्ट्रवाद, और बहस आपने देखी कितनी तीखी है। कौन क्या कहता है इससे हमें कोई वास्ता मतलब नहीं है। हमारा सिर्फ कहना यह है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। क्या बात है। अच्छी बात कही मौलाना ने। मैं राशिद साहब की बहुत इज्जत करता हूं, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। मैं चाहता हूं तमाम देश की जनता देख रही है, उन्होंने अल्लामा इकबाल का वो शेर कहा है, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हिंदी से मतलब होता है हिंदू है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये है उसके माने, ये निकलते हैं। ये अल्लामा इकबाल ने कहा है, किसी और ने नहीं कहा। हिंद से मुराद अब ये उर्दू ज़बान है, ये उर्दू ज़बान है जिसकी की तारीफ अभी परसों ही हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने की है। हिंद का मतलब हिंदुस्तान है, हिंदू नहीं है। और हिंदुस्तान का मतलब, और हिंदुस्तान का हिंदी का मतलब है जब हिंद और कहा, हिंदुस्तान, हमने अपने को हिंदी कहा है। हिंदी का मतलब है जब हम विदेश में होते हैं तो हमको हिंदू के नाम से खिताब किया जाता है। कतई तौर पे नहीं खिताब किया जाता है। जहाँ भी हम हो, हमें सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी कहा जाता है। और हिंदुस्तान की खूबसूरती ही यही है कि तमाम मज़ाहिब के लोग इसमें बसते हैं। जहाँ तक देशभक्ति और राष्ट्रवाद का सवाल है, तो इस सिलसिले में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि चाहे अल्लामा फजल हक खैराबादी हों, हुसैन अहमद मदनी हो, मौलाना अब्दुल बारी फिरंगी महली हों, मौलाना मोहम्मद अली शौहर, शौकत अली जौहर, महात्मा गांधी हों, इन्होंने जो एग्जाम्पल सेट किया है राष्ट्रवाद और देशभक्ति का, वही हमारे लिए सबसे अहम है। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल दुरुस्त। सवाल यह था कि किसी ने कहा कि ट्विटर पे जो रोल हो रहा था उसको मैंने देखा, उसमें यह था कि न्यूजीलैंड में हादसा होता है, दुखद है,
साहब उसकी जितनी मजम्मत की जाए, जितनी भर्त्सना की जाए मस्जिद में, उतना कम है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में यहां पर कैंडल मार्च होता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये कैंडल मार्च पुलवामा के समय में क्यों नहीं निकाला गया, इस पर भी सवाल होते हैं। ये भी कोई सवाल का कोई है? ये इन नफरतों की इंतहा ये हो गई है कि जब बेकसूर नमाजी इबादत करने वाले मारे जाते हैं तो अपने मुल्क का माहौल ये हो गया है कि फेसबुक पर बाज़ लोग बाकायदा जश्न मनाते हैं और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आगे आकर इतने संगीन वाक़े की मजम्मत पब्लिकली प्रेस में नहीं करती है। रिजवान साहब आप ये एक बहुत बड़ा मसला है। जब पुलवामा वाला मसला हुआ, पुलवामा वाला मसला, तो हम लोगों ने अपने इस्लामिक सेंटर में बाकायदा तमाम मजहबी रहनुमाओं को बुलाकर बड़ा एहतिजाज किया और सबने किया। लेकिन जब न्यूजीलैंड वाला वाकया होता है, ना कहीं कैंडल मार्च होता है, ना कहीं लोग सड़कों पे निकलते हैं। मुल्क के सामने ये बड़ा सवाल है कि मुसलमान मारे जाएं तो वो मौत नहीं है, मुसलमान मारे जाएं तो वो मौत नहीं है। और हम कहते हैं कि ये जनतंत्र है, लोकतंत्र है, और सबसे बड़ा है ये है लोकतंत्र। तो मैं आ रहा हूं आपका, इसके बाद आप ही के पास आइए। भाई थोड़ा सा सब्र से मेरी सुन लीजिएगा, 30 सेकंड। मौलाना साहब भी सुन ले और बैठे यहां देश भी सुन ले। पहले कड़वी बात से शुरू करूंगा, रिएक्शन ना दीजिएगा। क्या पहली बार है जब मस्जिद में मुसलमान मारा गया है? 30 साल पहले सबसे पहले पाकिस्तान में मुहाजिर मस्जिद में मारा गया था, शिया मारा गया था। मैं सुन्नी हूं और सुन्नियों के हाथों अहमदिया मारे गए थे, हथगोले फेंके गए थे। तब मौलाना क्यों चुप रहे? तब मुस्लिम बुद्धिजीवी क्यों चुप रहे? तब मुस्लिम उलेमा क्यों चुप रहे? आज न्यूजीलैंड पर क्यों बोल रहे हैं? अगर 30 साल पहले बोले होते, मस्जिद में AK-47 वाले सुन्नी मुसलमानों की निंदा की होती कि सुन्नियों ने शियाओं की मस्जिद में गोली क्यों चलाई, सुन्नी ने मुहाजिरों की मस्जिद में गोली क्यों चलाई, तो शायद आज न्यूजीलैंड का यह वाकया होता ही ना, या देखने को नहीं मिलता। गलती हमारी है, गलती हमारी है। हम मौके पर बोलते हैं और मौके पर चुप हो जाते हैं। इससे बड़ा रिजवान साहब कहते हैं ऑफ कोर्स आई एम कमिंग सर। इससे बड़ा बीजेपी नहीं थी, मैं जानता हूं, लेकिन आप सेलेक्टिव है क्या? ये होता इंसानियत के खिलाफ इससे बड़ा दूसरा एग्जाम्पल नहीं हो सकता कि न्यूजीलैंड पर आप एक डबल स्टैंडर्ड अपनाए हुए हैं। दहशतगर्दी जो दुनिया में बढ़ रही है वही इसी डबल स्टैंडर्ड की वजह से बढ़ रही है। कहीं भी कोई भी आतंकवादी हमला हुआ हो, तमाम मजहबी रहनुमाओं ने इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन कंडेम किया है। पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं जानते। नहीं साहब, नहीं किया है। मुसलमान ने आतंकवाद का घोर निंदा नहीं की है सामने। इससे बड़ा और झूठ क्या होगा कि यही हिंदुस्तान में सबसे पहले हिंदुस्तान की सरजमीन से दारुल उलूम फरंगी महल ने भी, दारुल उलूम देवबंद ने भी खुलेआम आतंकवाद के खिलाफ फतवा दिया है। सबसे ज्यादा प्रोग्राम्स और कॉन्फ्रेंसेस मुसलमानों ने किए और आतंकवाद के नाम पे सबसे ज्यादा मुसलमान मारा गया को लेके हमने आजाद मैदान में बंबई में 2 लाख लोगों का जुलूस निकाला था। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने आतंकवाद के खिलाफ आज तक 2 लाख आदमियों का जुलूस कहां और कब निकाला है? बताइए आप देश को, बताइए आप देश को। ये शायद ये असल में इनकी नॉलेज बहुत सेलेक्टिव नॉलेज है। नहीं, आप तारीख बताइए ना। नॉलेज इनकी बहुत, तारीख बताइए ना, तारीख बताइए ना। इनकी नॉलेज बहुत सेलेक्टिव है। 2010 में 2010 के अखबारात उठा के देख लीजिए। रामलीला मैदान में जमीयतुल उलमा ने 10 लाख लोगों का वहां पे मजमा इकट्ठा किया था, जिसमें तमाम मजाहिब के लोग शामिल थे। पूरी मीडिया ने डायरेक्ट टेलीकास्ट किया था, ना सिर्फ इंडियन मीडिया ने बल्कि हद यह है कि BBC और CNN ने भी किया था। जमीयतुल उलमा हिंद रामलीला मैदान 2010 आतंकवाद का मुद्दा जिसको कंडेम किया गया। प्रतीक, पहली चीज तो मैं, जनाब बैठे हैं, जाहिर सी बात है इज्जत माब है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं देश की जनता को आतंकवाद कहां से पनपा, कब मस्जिदों में आतंकवाद शुरू हुआ और कहां से आज तक न्यूजीलैंड और हिंदुस्तान और पाकिस्तान की मस्जिदों में पहुंचा।
ये आतंकवाद जब हजरत अली नमाज पढ़ रहे थे उस वक्त मुस्लिम कट्टरपंथियों ने नमाज पढ़ते में उनका सर कलम किया। ये वहां से आतंकवाद की बुनियाद पड़ी है, आतंकवाद की बुनियाद वहां से पड़ी है, उसको तरीके से पेश ना किया जाए, उसकी बुनियाद वहां से तारीख को गलत तरीके से पेश ना किया जाए और वहां से शुरू हुई है। नहीं मोहसिन साहब वहां से शुरू हुई है, वहां तक जाने की जरूरत नहीं। देखिए मुकद्दस मजहबी शख्सियात के सिलसिले में इतने गैर जिम्मेदाराना बयान सुनने के लिए हम लोग यहाँ बैठे नहीं, बिल्कुल नहीं बैठे हैं। और मैंने मोहसिन साहब को तुरंत कह दिया कि मैं वो बात नहीं ले रहा हूं। मैं मुद्दे पे लौटता हूं कि क्या चुनाव बदले जाते हैं या लड़े जाते हैं और वहां उनका इस्तेमाल होता है, जैसा कि विपक्ष कह रहा है कि राष्ट्रवाद का, देशभक्ति का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। धर्मदास देखिए, यह राष्ट्रवाद के जो अभी परिकल्पना का आप लोग कर रहे हैं कि राष्ट्रवाद और हिंदू और राष्ट्रवाद सबसे बड़ा रामचरितमानस है। बहुत अच्छा राष्ट्रवाद कि सब नर करहि परस्पर प्रीति अचल सो धर्म निरक्षित नीति। राम राज्य के सुख संपदा बने न सके फनी ससारदा। राम राज है, राम के राजा है। यह पृथ्वी पर जो हिंदू बात जो कह रहे कि हिंदू और मुस्लिम सिख, राष्ट्रवाद में न हिंदू होता है, न मुसलमान होता है, न सिख होता है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा। यह जो आपने सुनिए, यह जो आपने जो स्लोगन दिया यही गलत स्लोगन है जी। बहुत अच्छी बात। हिंदू मुसलमान के राष्ट्रवाद से हिंदू मुसलमान से क्या लेना देना। वेरी गुड। राष्ट्रवाद है, हिंदू मुसलमान भाईचारा की व्यवस्था है, एक समाज में रहने की व्यवस्था है। बहुत अच्छी बात। हिंदू मुसलमान है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। देखिए लिखा हुआ है रामचरितमानस में, पूरा रामचरितमानस तुलसीदास के कृत रामायण में। तो महाराज जी कहीं पर हिंदू शब्द के प्रयोग हो तो बताइए। बिल्कुल अच्छी बात, ठोक के आपने बात कही, आपने बात। तो महाराज ये बताइए, हाँ, फिर ये हिंदुत्व मानव क्या जाति है? यह रामचरितमानस हिंदू संस्कृति जो है मानव जाति के कल्याण की वस्तु है। ऑफ कोर्स, ये तो हमने किताबों में देखा, हाँ। लेकिन महाराज ये हिंदुत्व है क्या? जो चिल्लाता है, यह जो चिल्लाते हैं दिमाग के पागलपन। राष्ट्रवाद सुनिए, राष्ट्रवाद जो है वही हिंदू शब्द है। हाँ जी, हाँ जी। मंत्री जी को गुरुजी ने धो दिया, मंत्री जी को गुरुजी ने धो दिया, जवाब दिया। यह बात नहीं है, हम धोने के लिए नहीं बात करता हूं। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना और कौआ मोती खाएगा। ये रामचंद्र कह गए सिया से। नहीं, वो तो कह गए, लेकिन यहाँ पे हंस कौन है, कौआ कौन है? ये तो जनता है। आ गया। ऑफ कोर्स आई एम कमिंग। अरविंद सिंह गोप जी, मैं आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ। खड़े होइए महाराज, खड़े होइए। क्या है? बड़ी मजेदार बहस हो रही है। मैं एक छोटी सी कविता सुना देता हूँ। हाँ। मैंने, देखिए देश प्रेम क्या हो गया है। मैंने कहा मैं अपनी माँ से प्रेम करता हूँ, परिवार से प्रेम करता हूँ। वो बोले लेकिन तुम देश से प्रेम नहीं करते। मैंने कहा मैं जसप्रीत, फर्नांडीज, फिराक सबसे प्रेम करता हूँ। वो बोला फिर भी तुम देश से प्रेम नहीं करते। मैंने कहा मैं अपने काम को पूजा मानता हूँ। वो बोला फिर भी तुम देश से प्रेम नहीं करते। मैंने कहा इस धरती से अन्न उपजाता हूँ, खेत को खाद पानी देता हूँ, बाग तालाब नदी सबसे है प्रेम मुझे। वो बोले फिर भी तुम देश से प्रेम नहीं करते। मैंने झल्ला कर पूछा कौन सा मोहल्ला है तुम्हारा, कहाँ रहता है तुम्हारा देश, कहीं मिल जाए तो गले लगा लूं उसको, बलैया ले लूं उसकी। वो मैंने कहा बता दो कसम से प्यार में जान दे दूंगा। वो बोले देश तुमको ऐसे नहीं मिल सकता है, देश तो हमारे पास है। वो बोले तुमको देश ऐसे नहीं मिल सकता है, देश तो हमारे पास है। मैंने पूछा आखिर कैसे मिलेगा देश? वो बोला बहुत आसान है, हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो। वाह गुरु, तुम भी निकल लिए वही रास्ते पे हैं? पार्टी ज्वाइन करवाने लगे हैं? पार्टी ज्वाइन कर लो और उसके बाद तुमने दुनिया भर के जो प्रेम बताए हैं उसे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
मेरी मैं आ गया पाजी, आपके बगैर तो मेरा प्रोग्राम ही नहीं होता। आगे आओ, थोड़ा तुम चलो, थोड़ा हम चले, आहिस्ता से तुम खिसको, आहिस्ता से हम खिसके। आप आ गया ऑफ कोर्स आई एम कमिंग। अरे पाजी उधर ही चलो, लाइट में चलो, सब दिखता है वहां। मेरा एक प्रश्न कांग्रेस के प्रवक्ता से है। कांग्रेस के प्रवक्ता उमाशंकर जी, जो बात करते हैं अल्पसंख्यक हित और ये वो 84 के दंगे, और वो दंगे नहीं थे, नरसंहार था। एक वर्ग ने मारा था, दूसरे वर्ग ने रिप्लाई नहीं किया था। उस नरसंहार में आपकी अल्पसंख्यक की नीति कहां गई थी? जब पवित्र अमृतसर साहब में जाके टैंक चलाया था, तब इंदिरा गांधी की नीति कहां गई थी? आज अल्पसंख्यक की दुहाई देते हैं। शर्म आनी चाहिए इस खानदान को, और बताएं कि इन्होंने 84 वक्त कितना मुआवजा दिया, कितना रिहेबिलिटेशन किया सिख समाज का। उमाशंकर जी, एक नियम है इसमें भैया जी में, जैसे सवाल ज्यादा कठिन हो तो छोड़ा भी जा सकता है। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। अरे नहीं आता, 2 में 3 करो, 3 में 2 करो। प्रतीक जी, हाँ बोलो उमाशंकर जी। प्रतीक जी, ऑफ कोर्स मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1984 के बाद देखिए हमारी सरकार फिर आई, इंदिरा जी को देश ने इंदिरा जी को देश ने फिर से स्वीकार किया, और प्रचंड बहुमत की सरकार इंदिरा जी की बन के आई। हमारी उस समय सरकार गई, नो डाउट। जनता ने देखिए, अतिवाद पसंद नहीं किया जाता प्रतीक जी, बिल्कुल आतंकवाद का कोई भी रूप हो वो पसंद नहीं किया जाता। ये लिबरल देश है, ये उदारवादी देश है। अति यहाँ पर पूरी तरीके से वर्जित है। सुनिए, स्वतः स्फूर्त अगर कोई घटना हुई तो उसकी सजा भी कांग्रेस पार्टी को मिली। लेकिन हुआ क्या उसके बाद? इंदिरा जी की प्रचंड बहुमत की सरकार दोबारा आई, और भाई साहब को शायद पता हो कि उस पंजाब में आज हमारी सरकार है। आप जिस जहां की बात कर रहे हैं, आज वहां पर हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है। भाई साहब भूल रहे हैं कि पंजाब में भाजपा की तो 0 सीट है, लेकिन कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार उसी पंजाब में है। भाई साहब को मैं याद दिलाना चाहूंगा। बिल्कुल। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, कभी कभी मौका लगता है हमको भी छत मिल जाती है। कभी कभी लगता है ऐसा मौका, वरना तो फुटपाथ पे ही जिंदगी कट रही है आजकल। 1 मिनट रुको, मैं आ रहा हूं गुरुजी। आजकल मेरी यहां बैठे हैं लोग जो हमको फुटपाथ पे भेजते हैं, तो आजकल तो जिंदगी फुटपाथ पे ही कट रही है मेरी। लेकिन कभी कभी नसीब हो जाता है कि मुझे भी छत मिल जाए ना। कि प्लीज भाई साहब, हरे गमछा वाले, सब कुछ देखता हूं मैं, ऐसा नहीं है। आप बैठे रहिए चुपचाप। देखिए साहब, मैं चाहता हूं बहुत अदब के साथ बहस चले। बहुत सारे लोग यहां पे बैठे, अरविंद सिंह गोप जी बैठे हैं। अरविंद जी, अभी थोड़ी देर पहले अखिलेश जी भी बोल रहे थे। अरविंद सिंह गोप से सवाल पूछना, कहां से रहने वाले हैं? बाराबंकी। अच्छा, लखनऊ यूनिवर्सिटी। तो वहां के प्रेसिडेंट रहे हैं। खड़े भैया जी। मैं यहाँ आदरणीय अरविंद सिंह गोप जी बैठे हुए हैं। मैं उनसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपकी सरकार ने इतना सारा काम किया है लखनऊ में, ऐसा क्या करना था कि आप 2014 और 2017 के चुनाव हार गए? विकास करने के बाद भी हार गए। 2004 का मैं अडवाणी जी का भी बात याद है कि आप अच्छे काम करें, उसके बाद भी विकास करें, लेकिन उसके बाद भी चुनाव हार जाएं, उसके भी कारण होते हैं। ठीक जी, मैं बड़ी देर से सबको सुन रहा था। वाह। और खासकर हमारी आपसे भी प्रार्थना है पत्रकार मित्रों से जी, कि हिंदुस्तान में जो 1.25 लाख हिंदुस्तानी है, जिसकी रगों में हिंदुस्तान का खून दौड़ता है जी, उसको किसी से इस बात की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं कि हम राष्ट्रवादी हैं कि नहीं हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। मैं नेताओं से भी हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं कि भाई को भाई साथ रहने दो, भाई को भाई से अलग मत करो। ये वो हिंदुस्तान है, अगर हमारी पड़ोसी दुआ सलाम बंद होती तो ईद के दिन हम उससे गले मिलते हैं, उसकी सवई खाते हैं, और होली के दिन वो हमसे गले मिलकर हमें अबीर गुलाल लगाता है। क्या बात है। केवल वोट के लिए हम हिंदुस्तानी हैं कि नहीं हैं, हम राष्ट्रभक्त हैं कि नहीं हैं, ये पूरा दुनिया देख रही है। और इस टाइप बहस से हिंदुस्तान का कोई बहुत ग्राफ नहीं बढ़ रहा है। बात हिंदुस्तान की होनी चाहिए, हिंदू मुसलमान नहीं, हिंदुस्तान की बात होनी चाहिए, जहां चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुसलमान हो, असली बात समाजवाद की होनी चाहिए। मैं इसके पक्ष में कतई नहीं हूं जी कि चंद तालियों के लिए और केवल टेलीविजन पे चेहरा आ जाए हम हिंदुस्तान को बांटने का काम करें। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। बहुत अच्छी बात। मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है
जी, क्या पत्रकार साथी इस पे ध्यान दें, हिंदुस्तान पहले है, हम हिंदुस्तानी फिर कहीं कुछ और हैं। नहीं, हमारे साथी ने प्रश्न पूछा, हाँ, मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि आजाद भारत में उत्तर प्रदेश जो विकास का काम अखिलेश यादव ने किया तक कोई सरकार नहीं की है। हम हार क्यों गए? हारने का कारण यही था, गांव गांव में आप यही बहका ले गए कौन हिंदुस्तानी है, कौन राष्ट्रभक्त है, कौन हिंदू है। अच्छा, तो एक काम करना, अरविंद सिंह एक काम करिएगा, आज गांव की जनता ये पूछ रही है हाँ, कि 15 लाख खाते में कब आएगा, बिल्कुल 2 करोड़ रोजगार कब मिलेगा। हाँ, आज सरकारी नौकरी छोड़े प्राइवेट सेक्टर हम लोग सिफारिश करते हैं नौकरी, वहां नौकरी नहीं मिल रही है। आज देश बेरोजगारी कगार पे खड़ा है। मैं मोहसिन जी के पास, मैं महान जी का बड़ा सम्मान कर, अच्छी बात है उन्होंने कही, कहा बहुत अच्छी बात सब भाई लोग हैं। हमें केवल डिबेट में आने के लिए और तेज तेज चिल्लाने के लिए नहीं आना चाहिए। बिल्कुल, अगर हिंदुस्तान सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। बहुत अच्छी बात। अब एक काम करेंगे, चुनाव जब सरकार बन गई, अगर इनकी सरकार बन गई तो जितने भी हम सहाफी हैं, पत्रकार हैं, सबको बिल्कुल बढ़िया बस्तर बांध लेना चाहिए। इस बार बहुत गड़बड़ करते हैं, लेकिन ठीक है मोहसिन साहब, चुनाव उन्होंने बहुत अच्छे काम किया, लेकिन चुनाव हार गए। और विकास का ही मुद्दा बड़ा मुद्दा है और होना भी चाहिए। जो पहली चीज तो मैं अपने भाई का बड़ा सम्मान करता हूं, क्योंकि हमारे छात्र संघ के साथी हैं और बहुत अच्छे नेता रहे हैं और हैं भी। लेकिन उन्होंने जो अभी लास्ट में अंतिम बात कही है, मैं उस बात से ही शुरू करता हूं बात को, कि राष्ट्र सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं, ये इन्होंने खुद माना। तो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये तो कंफर्म हो गया है कि राष्ट्र सुरक्षित है। हमारी जो देश की बिल्कुल कंफर्म है, हमारी जो देश की सेना टिकी है और वो बहुत मजबूत सेना है, तो सारे लोग सुरक्षित हैं। ये मोहसिन नजा जी, हमारी जो देश की सेना है और विकास भी हुआ है, विकास भी हमारी जो देश की सेना है सबसे मजबूत सेना है दुनिया में। अगर हमारी देखिए सेना सबसे मजबूत है। हमें अपनी सेना पे भरोसा है, हमें अपनी सेना पे भरोसा है। सेना पे अगर हिंदुस्तान कोई आंख दिखाएगा तो सेना मुंह तोड़ जवाब देगी। बिल्कुल सही। पूरा देश हिंदुस्तान की सेना के साथ खड़ा है, पूरा देश। दमदास जी, देखिए, इस समाज में राष्ट्रवाद के जहां बात आया, हिंदूवाद के, हम वही पर कह रहा हूं कि राष्ट्रवाद जहां है वहां पर राष्ट्रवाद रहने दिया जाए। और हम आप जातिवाद और का नाम खानदानवाद और समाजवाद, वो में अच्छे आदमी के ले आइए। अभी जो हमने देखा, IAS PCS का चुनाव होता है, इम्तिहान होता है, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज के का नाम है सिफारिश होता है। तो अच्छे से अच्छे आदमी को पद पर ले आना चाहिए, नए में जातिवाद होना चाहिए। राष्ट्रवाद में जातिवाद नहीं, राष्ट्रवाद तो राष्ट्रवाद। ये भाईचारा जातिवाद हम शादी विवाह व्यवहार करने खातिर जातिवाद बनाए हैं, हम हिंदू मुसलमान बनाए हैं अपने व्यवस्था खातिर। डॉक्टर साहब, मुसलमान मतलब समूचा ईमानदार व्यक्ति, मुसलमान कोई दोस्त नहीं है। मुसलमान के कहते हैं कि जिसके समूचा ईमान हो वो मुसलमान। जी, मुसलसल ईमान जी, मुसलमान कोई व्यक्ति नहीं है जी, मुसलमान कोई जाति नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पंडित जी ने बिल्कुल 101, प्रतीक भाई आपने मुझसे पूछा 101%। आप बोलिए, आप नहीं, अब आप बोलिए डॉक्टर साहब। सबसे पहले भाई साहब का भ्रम दूर कर दूं, मैं पहला आदमी हूं जो कहता है राष्ट्रवाद का मतलब बैंड बाजा बारात नहीं है। पहला आदमी हूं, पहली चीज। दूसरी चीज, राष्ट्रवाद का मतलब यह भी नहीं है कि देश युद्ध की स्थिति में है और तुम सरकार के विरुद्ध ट्वीट कर रहे हो और बयान दे रहे हो। दोनों अपनी जगह गलत है, दोनों अपनी जगह गलत है। जी जी जी, ऑफ कोर्स फरंगी जी मैं, देश युद्ध के स्थिति में है और आप, मैं आ रहा हूं बाबू, आ रहा हूं, और आप ट्वीट कर रहे हैं, हतोत्साहित कर रहे हैं, मनोबल गिरा रहे हैं। इन्होंने नहीं किया भाई, जो कर रहा हो वो जाने। अरविंद सिंह गोप साहब ने जो बात कही है उसकी हम तायीद करते हैं और पूरी तरीके से। देखिए, जो भी कंट्री, जिस भी कंट्री में आप देख लीजिए, आर्मी का या फौज का पॉलिटिसाइजेशन हुआ है, उस कंट्री को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। लिहाजा फौज का जो काम है वो फौज को करना दिया जाए। तो अगर गोप साहब सवाल पूछते हैं तो कोई गुनाह तो नहीं करते ना? नहीं, हम किसी के सवाल पूछने भी नहीं कह रहे हैं। जिस तरीके से जो भी एयर स्ट्राइक्स हुई हैं उस पर सवाल पूछना क्या गुनाह है? सवाल तो
कोई भी कर सकता है, स्वतंत्र भारत है, यहाँ तो आजादी है इस बात की। रिजवान साहब, सवाल पूछना गुनाह है क्या? बिल्कुल गुनाह नहीं है, आलोचना भी गुनाह नहीं है, सवाल तो बहुत छोटी चीज है। तो आलोचना भी गुनाह नहीं आता है, अच्छी बात है, सवाल तो बहुत अच्छी चीज है। तो फिर फिर आपने सवाल क्यों किया कि अगर कांग्रेस ने, उमाशंकर जी आप ही की तरफ से बोल रहा हूं, बैटिंग आप ही की तरफ से करा दी अभी, तो आपने सवाल पूछ लिया तो इतना नागवार क्यों गुजर गया? पूछिए ना। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र में कभी भरोसा नहीं रहा। इनको 50 साल से ज्यादा लग गए देश का तिरंगा झंडा नागपुर में फहराने में। आज भी इनकी शाखाओं में राष्ट्रगान नहीं गाया जाता। ये उस तरीके के देशभक्त हैं। असल में ये वाद लगाकर, हर बात में वाद लगाकर देश में नफरत और बंटवारे की राजनीति करते हैं। ये देखिए, ये इनकी परंपरा है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जो संगठन बनाया था उसका नाम रखा था हिंदू महासभा। बंटवारे की पहली नींव इन्होंने वहीं डाली थी। और आतंकवाद की बात ये हमको सिखाएंगे। पहला आतंकवाद इस देश में गांधी जी की हत्या थी। गांधी जी की हत्या देश का पहला आतंकवाद था। पहला आतंकवाद इस देश में गांधी जी की हत्या थी। हिंदू महासभा किस सन में बनी थी? लोगों ने, अरे हिंदू महासभा किस सन में बनी थी? सन बताइए। आप किसकी बात कर रहे हैं? हिंदू महासभा किस सन में बनी थी? आप हमारा परीक्षा मत किस सन में बनी थी? आप हमारी परीक्षा मत लीजिए। बनी थी देश का आप 1916 में, और मुस्लिम लीग 1906 में बनी थी। आप सुन लीजिए, मुस्लिम लीग 1906 में बनी थी। और उनके साथ बंगाल में बैठकर किसने सरकार बनाई थी? झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बंगाल प्रांत में देखिए, भारतीय जनता पार्टी बनने के 10 साल बाद हिंदू महासभा बनी थी। 1925 साल बाद आरएसएस बनी थी। आप चिल्लाइए नहीं, पहले मेरी बात सुन लीजिए। 1925 में जब से आरएसएस बनी है तब से उसका एक ही काम रहा है, ये कहते हैं ये सांस्कृतिक विरासत को लेके आगे चलते हैं। लेकिन बंटवारे के अलावा आरएसएस ने कब क्या किया? राम जी की जो मूर्ति, जो तस्वीर हम लोग बचपन से देखते आए हैं कि राम जी का मंदिर है, राम लक्ष्मण भरत जी बैठे हैं, राम जी का धनुष उनके कंधे पर है। लेकिन आरएसएस ने क्या किया? गौर कीजिएगा, पूरी चालाकी से धनुष बाण को ऐसे कर दिया। ये राम की कौन सी तस्वीर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रस्तुत करना चाहते हैं? राम जी वो है जो सबरी के झूठे बेर खाते हैं। राम जी वो है जो हनुमान जी को गले लगाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी उनकी जाति बताने पर उतारू है। आज भारतीय जनता पार्टी हनुमान जी की जाति बता रही, इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? तो मैं बताऊं, आप सुनिए। नहीं, आप ये मत बताइए। आप तो मुस्लिम लीग के साथ, आजाद भारत के पहले मुस्लिम लीग के साथ आपने सरकार बनाई। भैया, कांग्रेस के ट्रेनिंग लेकर आ रहे यह बात नहीं कहोगी। इतने साल देश में हुकूमत करी, काम नहीं रहा। एक मिनट प्रतीक, आपने इतने साल देश में हुकूमत करी, जातिवाद, संप्रदायवाद, हम अखंड भारत की बात करते हैं, आपने खंड खंड किया भारत को। आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? क्या बताना चाहते हैं आप? सबसे ज्यादा तो ये जो आपका बोया हुआ है, आप सुन लीजिए। हम तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। सत्ता नहीं मिली है, हम आप देश की जनता हमको इस लायक समझती विकास की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। एक हाथ में लैपटॉप नहीं मोहसिन जी, हमको जनता ने आशीर्वाद दिया, जनता ने आपको कमजोर समझा, आपको नकारा समझा, निजी स्वार्थों की राजनीति है देश में। क्या बात करेंगे? नहीं, आप अगर इतने योग्य थे तो जनता ने आपको चुना क्यों नहीं? पार्टी सबका साथ सबका विकास की राजनीति करती है। मैं जरूर आ जाऊं, लेकिन मैं जरूर आऊंगा। किसको पानी की जरूरत पड़ गई? गोप साहब दीजिए पानी। मैं एक मिनट देखिए, बहुत कम नेता ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम बोलेंगे नहीं। किसी को सुना ऐसा? नसीमुद्दीन जी हैं, कह रहे मैं बोलूंगा नहीं, मैं वहीं जाने दीजिए जी। जनाब आली, बहस तीखी है। सवाल उन्होंने कहा कि कांग्रेस की क्या बात है? कांग्रेस ने हमेशा बलिदान दिया है, कांग्रेस ने हमेशा आगे बढ़कर काम किया। देखिए, ऐसा है, शायद पहली बार मुझे देखा होगा किसी ने कि दर्शक के रूप में मैं यहाँ हूँ। कभी भी मैं डिबेट में शामिल नहीं हुआ। अगर 1 मिनट का टाइम हो तो पहले मैं वो बता दूं। हो सकता है आपको भी बुरा लगे। नहीं, बुरा लगेगा तो लगा करें, आप घर बैठे अपना। ऐसा है, जो ये डिबेट हो रही है हिंदुत्व से राष्ट्रवाद तक, राष्ट्रवाद से तो मैं सहमत हूँ।
आज तक क्या किसी चैनल ने डिबेट में कोई ऐसी बात रखी कि इस देश में जो बेरोजगार घूम रहे लड़के लड़कियां, उनके लिए क्या किया जा रहा है? इस देश में जो भाईचारा खत्म हो रहा है। हमारे यहाँ गंगा जमनी तहजीब थी, वो खत्म नहीं हुई, कम होती जा रही है। हिंदू को खून की जरूरत थी। जो आजादी के बाद से उपेक्षित थे, कोई पुरसहाल नहीं, क्योंकि उनका वोट बहुत छोटा था, कोई उनके बारे में पूछता नहीं था, उनकी वॉइस नहीं थी। लेकिन हमारी सरकार ने उनको एक आवाज दी है। बनटांगिया गांव के लोग, 54 ऐसी बस्तियां आजादी के बाद से जिन्हें राजस्व गांव के रूप में मान्यता नहीं मिल पाई थी, हमारी सरकार ने उन्हें राजस्व गांव के रूप में मान्यता देकर के सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई। मुसहर जाति के लोग सबसे बदहाल स्थिति में थे। जिस जमीन पे झोपड़ी उनकी है, उस जमीन का भी पट्टा उनके नाम पर नहीं, न राशन कार्ड, न विद्युत, न उनके पास मकान है, न उनके पास किसी प्रकार की कोई सुविधा है। हमारी सरकार ने उनके लिए जमीन का पट्टा उपलब्ध कराया। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स में 54,000 हेक्टेयर लैंड को हम लोगों ने भूमाफियाओं के पिछले 15 वर्षों से सपा बसपा सरकार के समय इनके सत्ता के प्रश्रय प्राप्त माफियाओं ने जो जमीनें कब्जा की थी, सरकारी जमीनों को जो गरीबों को मिलनी चाहिए थी, उनके कब्जा से मुक्त करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। फिर मैंने इन गरीबों को उनके मकान बनाने लायक जमीन पट्टा दे करके उन्हें मकान के पट्टे उपलब्ध कराए, मकान उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मकान के अलावा उनको राशन कार्ड उपलब्ध कराए गए, हेल्थ के कार्ड उपलब्ध कराए गए, सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध कराई जा रही हैं। ये सुविधाएं उन गरीबों को जो आजादी के बाद से ही वंचित थे, इनको हमारी सरकार उपलब्ध करा रही है। तो स्वाभाविक रूप से सरकार का जो दायित्व है, सरकार अपने उस उत्तरदायित्व का निर्वहन की। हमने रोजगार भी दिया, लोगों को स्वावलंबन की ओर, महिला स्वयंसेवी राष्ट्रीय आजीविका मिशन मोदी जी के आने के बाद देश के अंदर जो प्रारंभ हुआ, कितना सफलतापूर्वक कार्यक्रम चला। उत्तर प्रदेश के अंदर 2,16,000 से अधिक महिला स्वयंसेवी समूह बनाकर के 22 लाख महिलाओं को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के लिए 600 करोड़ रुपए से अधिक रिवॉल्विंग फंड हम उनके अकाउंट में देकर के उन्हें किसी न किसी कार्य के साथ जोड़े हैं। ये जो प्रोग्रेस है, ये प्रदेश के अंदर की है और मुझे लगता है देश के अंदर भी इसी प्रकार के आशातीत परिवर्तन हर एक क्षेत्र में हुए हैं। आज चाहे वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो, प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजना हो, प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना हो, डिजिटल इंडिया की हो, मेक इन इंडिया की हो, या फिर ऐसी अनेक योजनाएं जिसने नौजवान के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के जीवन में एक नया परिवर्तन लाने और जीवन स्तर को उठाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। ये सब इसलिए हो पाया है क्योंकि कांग्रेस सपा बसपा के लिए जो नामुमकिन था वो आज मुमकिन हुआ है, क्योंकि मोदी हैं तो मुमकिन है। 6 कौन सी छोड़ रहे हैं आप उनके लिए? आप 74 कह रहे हैं, 6 क्यों छोड़ रहे हैं? आप क्या चाहते हैं कि देश की राजधानी जो राजनीति है, ये राजनीति विपक्ष विहीन कर दी जाए? कुछ तो वजूद रहना चाहिए। 4-6 लोग इसलिए भी होने चाहिए कि बाई चांस कभी कंधा देना हो तो उसमें से उन लोगों का उपयोग किया जा सके उन लोगों को। लेकिन आपने गिने हुए ना, आपने गिने हुए 74, तो 6 कौन से हैं जो आपको लगता है कि नहीं जीत पाएंगे? देखिए, 80 में से 74 प्लस का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करेगी और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम, मोदी जी की सरकार की उपलब्धियां, ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। हम उन लक्ष्यों को लेकर के अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि गोरखपुर तो तभी जीत सकते हैं जब योगी जी लड़ें। आप लड़ेंगे क्या? जो भी लड़ेगा ये मान के चलिए कि मैं ही लड़ूंगा। यानी वो मंदिर का कैंडिडेट होगा? देखिए, जो भी होगा वो हमारा कैंडिडेट होगा। मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, किसी वर्ग को डरने की जरूरत, किसी को डरने की आवश्यकता नहीं। यही तो सुशासन है, जिसमें व्यक्ति, परिवार, जाति, मत और मजहब के आधार पर नहीं, शासन की योजनाएं गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं के आधार पर बन रही हैं। ये भेद नहीं किस परिवार का है, किस जाति का है, किस क्षेत्र का है, किस भाषा का है या किस मत और मजहब का है। अगर भारत का नागरिक है, भारत की परंपरा पर, भारत के महापुरुषों पर, भारत के विधान पर विश्वास करता है,
तो भारत के संसाधनों पर भी भारत के हर नागरिक का अधिकार होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी इसका पक्षधर है। हम कांग्रेस की इस भाषा को नहीं बोलते हैं कि देश के संसाधनों पर एक वर्ग विशेष का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये बात नहीं कही। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोधी है कि हम देश के संसाधनों को किसी वर्ग विशेष, किसी जाति विशेष की गिरवी नहीं लगने देंगे और न इसके बारे में कोई स्लोगन दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए देश सर्वोपरि है, अन्य लोगों के लिए परिवार सर्वोपरि है। सपा, बसपा, कांग्रेस, इनके लिए अपना परिवार सर्वोपरि है। देश की कीमत पर ये लोग अपने परिवार को बढ़ावा देने का कार्य कर रहे हैं। राजनीति देश की कीमत पर कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी देश के लिए राजनीति कर रही है। यही मुख्य अंतर है भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों में। हम लोग जब संन्यास लेते हैं तो पहला कार्य हमारे लिए सेवा का ही दिया जाता है। 6 साल, 10 साल, 12 साल व्यक्ति को पहले सेवा के कार्य के साथ ही जोड़ना पड़ता है, फिर उसके बाद आगे के कार्य उनको दिए जाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से हमने पहले भी सेवा की है, पहले मठ में रह के सेवा की है, संप्रदाय में रह के सेवा की है। आज देश के सबसे बड़े राज्य 23 करोड़ जनता की सेवा का उत्तरदायित्व, धर्म का जो पहला पाठ है उसको हम कर रहे हैं और मुझे प्रसन्नता है, मुझे आत्म प्रसन्नता इस बात को लेकर के होती है कि जो गुंडे, जो अपराधी पहले सिर चढ़ करके बोलते थे, पुलिस आगे भागती थी, पीछे से गुंडे दौड़ाते थे, आज वे गुंडे भागते हैं, पुलिस को देख करके दौड़ते हैं। एक परसेप्शन प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का हर नौजवान आज गौरव की अनुभूति कर सकता है कि हम उत्तर प्रदेश के हैं। दूसरा, सपा और बसपा इस सरकार चला रही थी क्या? ये सरकार चलती थी? यानी सरकार के नाम पे मजाक थे, लोग तो नमूने थे सरकार के। तो फिर इनके गठबंधन को इतना समर्थन अराजकता इन्होंने फैलाई थी, फिर इनके गठबंधन को इतना समर्थन क्यों मिल रहा है? मैं क्या कर रहा हूं, हमें कोई भयभीत नहीं है, कहीं भयभीत नहीं है। हम सपा बसपा के गठबंधन से भयभीत वे लोग हैं। थोड़ा प्रियंका गांधी सक्रिय होती है तो धमकी, थ्रेट शुरू हो जाती है, उनकी धमकी शुरू होती है। हम लोगों में कोई भय नहीं है। और मैं फिर कहता हूं, अच्छा होता कांग्रेस भी उसमें शामिल होता तो एक साथ इनसे बहुत कायदे से निपटते, जिससे प्रदेश की जनता सुकून की नींद सो पाती बहुत आराम से। 2 दिन से प्रियंका जी ने अपना प्रचार शुरू कर दिया है, नाव यात्रा के थ्रू जा रही हैं, पूरे पूर्वांचल बनारस तक जाएंगी। तो आपको लगता नहीं है कि इतनी मेहनत वो कर रही हैं, गांधी परिवार की वो सिंबल है और प्रचार धुआंधार कर रही है, पूरा टाइम देने को फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, तो अच्छी बात है भाई, अगर मुझे प्रचार करने का अधिकार है तो राहुल जी और प्रियंका जी को क्यों नहीं? मैं अपनी पार्टी के लिए करूंगा, वे अपनी पार्टी के लिए करेंगे। लेकिन एक बात सच है, जिस कार्य को नेहरू गांधी परिवार की 4 पीढ़ियां नहीं कर पाई, मोदी जी ने 4.5 वर्षों के अंदर नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से अविरल गंगा, निर्मल गंगा की उस परिकल्पना को साकार किया है। अब कांग्रेस को कम से कम गंगा की अविरलता और निर्मलता पर प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उनकी नेता स्वयं उसी मां गंगा की यात्रा करते हुए अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रही है। तो गंगा का सहारा अंततः लेना ही पड़ा, मां गंगा का आचमन अंततः उनको करना पड़ा। जो कांग्रेस के नेता गंगा जी की अविरलता और निर्मलता पर प्रश्न उठा रहे थे, मुझे लगता प्रियंका जी ने उसका सही जवाब दे दिया। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता कि प्रियंका जी के साथ राहुल जी भी होते और उनका गठबंधन के सहयोगी अखिलेश जी और मायावती जी भी होती, एक साथ यात्रा ये लोग करते और फिर मोदी जी के प्रति आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करते कि जिस कार्य को ये लोग इतने। भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन 74+ के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। और नोट करना, आप फिर पूछेंगे कौन सीट जीतेंगे, तो मैं कह रहा हूं अमेठी और आजमगढ़ भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अवैध बूचड़ खानों को हमने बंद कराया है और अवैध बूचड़ खानों में तमाम अवैध कार्य होते थे। एनजीटी भी इसको रोकने के लिए कही थी, बंद करने के लिए कही थी। सुप्रीम कोर्ट भी बार बार इसके बारे में डायरेक्शन जारी कर रखी थी। पिछली सरकारों में इतना विल पावर नहीं था कि वे अवैध बूचड़ खानों को रोक सके। हमने रोका, लेकिन रोकने के बाद हम लोगों को लगा कि बड़ी मात्रा में निराश्रित और आवारा गोवंश के कारण बहुत बड़ी मात्रा में सड़कों पर और खेतों में किसानों को नुकसान हो रहा है। हमने जून 2018 में इसके लिए एक पॉलिसी पहले बनाई। हमने कहा इस समाज के द्वारा दी गई एक आपदा है, समाज इसमें आगे बढ़े, सरकार इसमें पीछे सपोर्ट करे।
हमने पूरे प्रदेश के अंदर इसके बारे में मीटिंग ली, कार्रवाई प्रारंभ की। 6 जनपदों में अच्छा काम हुआ, शेष जनपदों में अच्छा काम हो नहीं पाया। ये आपदा बनती जा रही थी तो हमने फिर इसके बाद कार्रवाई प्रारंभ की और इसके बाद हम लोगों ने जितने भी कांजी हाउस थे, जितने भी पेंजरा पोल थे, जितने भी पुराने गौचर भूमि थी, क्योंकि एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स में हम लोग पहले ही 54,000 हेक्टेयर लैंड भूमाफियाओं से मुक्त करा चुके थे और फिर हम लोगों ने चरणबद्ध तरीके से कार्यक्रम प्रारंभ किया। पैसे की समस्या थी तो विदेशी शराब पे एक सेस अतिरिक्त हम लोगों ने लगाया, उससे पैसा लिया। मंडी शुल्क समाजवादी पार्टी की सरकार में 600 करोड़ रुपए था, हम लोगों के समय में यह मंडी शुल्क बढ़कर के 1800 करोड़ रुपया हो गया, यानी इतनी आय अतिरिक्त बढ़ी है। कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाया हम लोगों ने, बहुत सारे मामलों में हम लोगों ने टैक्स छूट भी दी, लेकिन उस सब के बावजूद हमारी आय में वृद्धि हुई क्योंकि चोरी हम लोगों ने रोकी और उसका परिणाम है आज मंडी समिति, सेस से मिला पैसा और अन्य पैसों को मिला करके हम लोग प्रदेश के हर जनपद में अस्थाई और अस्थाई गौ आश्रय स्थल बना चुके हैं और आज के दिन पर लगभग 4 लाख निराश्रित गोवंश हमारी गौशालाओं में, गौ आश्रय स्थलों में रह रही है। कौन सा ऐसा घोटाला है जो कांग्रेस और उसके गठबंधन ने छोड़ा हो? कि जो नैतिकता की बात करते हुए बड़े बड़े ठेकेदार आज कांग्रेस के घूम रहे हैं, इनसे पूछा जाना चाहिए, जल हो, थल हो, नभ हो, अंतरिक्ष हो या पाताल हो, कहीं कोई ऐसा चीज बचा है जो घोटालों में न रहा हो? वो कहते राफेल है। दूसरा, मोदी जी का कार्यकाल लगभग 15 वर्षों तक मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, 5 वर्ष तक देश के प्रधानमंत्री सफलतापूर्वक उन्होंने देश का संचालन वर्तमान में कर रहे हैं। एक भी आरोप, राजनीतिक पूर्वाग्रह को छोड़ दें तो एक भी आरोप मोदी जी के ऊपर नहीं लग सकता कोई भी। कांग्रेस के समय में कोई दिन ऐसा रहता था जिस दिन कोई एक घोटाला न होता हो, 2G का हो, DG का हो, DG का मतलब दामाद जी का है, तो ये सारे घोटाले रोज रोज चलते थे। अलग अलग घोटालों की नई श्रृंखला देश के अंदर उन्होंने दी, कॉमनवेल्थ गेम्स के हों या फिर अलग अलग उसमें आप देखें घोटाले। और प्रदेश में भी सपा बसपा की सरकार के समय कौन सा ऐसा घोटाला है, कौन सा ऐसा वो जिसमें भर्ती का घोटाला हो, स्मारक का